जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों। आज कक्षा 9 में हम व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य की समझ प्राप्त करेंगे। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्ध है। मतलब जो मानक स्वरूप मतलब जिसे मान्यता मिली है उससे कुछ अलग रूप से उसका प्रयोग हो रहा है तो वो अशुद्ध माना जाएगा। वर्ण यानी वर्णमाला जिसे हम क ख ग घ बोलते हैं, शब्द जो वर्णों के सार्थक समूह से बनता है, और वाक्य जो पदों के मेल से पद्यांश जो पदों के मेल से वाक्यांश आदि को जोड़कर वाक्य बनते हैं। और इसी निश्चित नियम होते हैं, मतलब इसके कुछ नियम होते हैं जिसे निश्चित तौर पर व्याकरण शास्त्रियों ने स्वीकारा है, और उन्हीं नियमों पर जो शब्द या वाक्य निर्मित होता है उसे मानक स्वरूप कहा जाता है। और इन मानक स्वरूप से जो भिन्न होता है उसे अशुद्ध कहा जाता है भाषा की दृष्टि से। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप से न जानना। मतलब जिन व्याकरणिक नियमों को हम सही रूप से नहीं जानते तभी वाक्य रचना की अशुद्धियाँ होती हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्याकरण के कुछ नियमों का पता हमें होना जरूरी है। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। मतलब हम जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, वो व्याकरणिक दृष्टि से या लिखावट की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पद क्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले भिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। मतलब जो वाक्य होता है उनमें अलग अलग शब्द जुड़ते हैं और इन्हीं शब्दों का अलग अलग कार्य होता है जिसे क्रम में रखने से वाक्य रचना जो है शुद्ध बनती है। हिंदी में पद क्रम संबंधी नियम कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला नियम वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। मतलब जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहा जाता है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसे कर्म कहा जाता है। तो पहले कर्ता होता है, फिर कर्म आता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसी को हम लेते हैं। जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ वाक्य में जितेंद्र जो है वो कर्ता है, क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो क्रिकेट है, खेलने की क्रिया है, उसे कर्म कहा जाएगा। और इसी क्रम में शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है और वाक्य से पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। दूसरा नियम यहाँ पर कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो यहाँ पर जो कारक है वो संप्रदान, यानी माँ अपने लिए खाना नहीं बनाती, अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। मतलब वो देती है, खाना बनाकर खाने के लिए देती है, तो उसका अर्थ होता है संप्रदान कारक, जिसे गुजराती में विभक्ति भी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, माताजी चाकू से फल काटती हैं। तो माताजी जो है
करता है। चाकू जो है वो करण यानी कि साधन है और फल काटने की क्रिया हो रही है। तो ये फल किस साधन से काटा जा रहा है, तो चाकू स्पष्ट उत्तर है हमारा। तो यहाँ पर जो कारक है वो चाकू, जिसे व्याकरणिक तौर पर करण भी कहा जाता है, और करण का अर्थ होता है साधन। तीसरा उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गिरना यानी अलग होना। पेड़ से पत्ते जो गिरते हैं यानी जुदा होते हैं, अलग होते हैं, इस कारक को अपादान कहा जाता है। और अपादान का अर्थ होता है एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थल से जुदा होना, दूर होना, इसे अपादान कहा जाएगा। चौथा उदाहरण देखते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है स्थान। तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो मैदान में। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने का जो स्थान है, जगह है, उसे अधिकरण कहा जाएगा। कारक के तौर पर यहाँ पर मैदान जो है वो अधिकरण है, यानी स्थान यानी जगह बताता है। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जहाँ पर ये जो कारक हैं वो कर्म के बाद भी आते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। मतलब जो प्रियंदा है उसने मनमोहन नाम के व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक, मतलब सिर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक देखता है। तो यहाँ पर जो देखने की क्रिया है वो सिर से पैर तक, मतलब अधिकरण ही है। यहाँ पर स्थान बताता है कि भाई कहाँ देखता है, तो सिर से लेकर पैर तक देखता है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक पद। प्रश्न के विषय में ठीक पहले प्रयुक्त होता है। तीसरा नियम है कि जो प्रश्नवाचक पद होता है प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे अपराधी का पता चला, मतलब अपराधी जो भी है उसका पता चला। पूछने का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि अपराधी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ प्रश्नार्थ पद जो है, प्रश्नार्थ चिन्ह जो है, प्रश्न के ठीक पहले प्रयुक्त होता है। क्यों? ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। मतलब राजमुद्रा किसकी है? सम्राट अशोक की है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक पद प्रश्न विषय के ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है। और तीसरा उदाहरण इसी में आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? मतलब आप इस अवसर को प्राप्त करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रश्नवाचक पद जो है विषय के ठीक पहले ही प्रयुक्त हुआ है। चौथा उदाहरण है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। मतलब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं ऐसे पद को क्रिया विशेषण कहा जाता है और ये क्रिया के पहले आते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो चल रहा है, चलना क्रिया है, पर वो कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे, यानी चलने की जो विशेषता बताई है वो धीरे धीरे शब्द के द्वारा बताई गई है। तो धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण है श्याम तेजी से दौड़ रहा था। तो यहाँ पर श्याम जो है कर्ता है, दौड़ रहा था तो कर्म है, पर कैसे दौड़ रहा था, तो तेजी से, धीमे से नहीं, धीरे से नहीं, तेजी से दौड़ रहा था। तो यहाँ पर धीरे धीरे और तेजी से ये क्रिया की विशेषता बताने वाले पद हैं, शब्द हैं। पांचवा नियम देखते हैं वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। यानी जो भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों में कुछ पद होते हैं और पद के बीच तर्क संगति मतलब तालमेल होना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर छात्रों ने
गुरु जी को एक फूलों की माला पहनाई। यहाँ पर पूरा वाक्य आप शांति से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि छात्रों ने यानी विद्यार्थियों ने गुरु जी को, एक शब्द जो है वो गलत उपयोग में आया है, फूलों की माला पहनाई, ये बराबर है, पर एक फूल की माला यहाँ का अर्थ जो निष्पन्न होता है, प्रस्तुत होता है कि लड़कों ने, छात्रों ने अपने गुरु को एक फूल की माला पहनाई। मतलब माला में एक ही फूल है तो वो माला नहीं कहा जाएगा, तो ये वाक्य के तौर पर अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है, उदाहरण देख लीजिए आप। छात्रों ने गुरु जी को फूलों की एक माला पहनाई, मतलब यहाँ पर माला तो है, फूलों की है, पर एक माला पहनाई, पर एक फूल की माला जो है वो गलत हो जाएगा। फूलों की एक माला पहनाई। दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मतलब गाय जो है, दूसरी गाय का जो दूध होगा वो अशुद्ध ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, मतलब बाकी जगह पर जो गाय का दूध मिल रहा है वो अशुद्ध है, इसका अर्थ यही होता है। शुद्ध वाक्य रचना क्या हो सकती है, तो गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, मतलब गाय का दूध है और वो भी शुद्ध है और ऐसा दूध यहाँ पर मिलता है। छठा व्याकरणिक नियम देखिए, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है, मतलब जो क्रिया होती है उससे पहले न या नहीं का नकार के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, मतलब क्षमा मांगना, पर नहीं मांगेगा तो नकार के अर्थ में नहीं पहले आ जाता है। सातवां उदाहरण देख सकते हैं, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। अव्यय जिसका व्यय नहीं होता है, ऐसे पद को अव्यय कहा जाता है। उदाहरण, चलोगे ना, तुम भी जाओ ना, मतलब यहाँ पर जो आग्रह है वो न के माध्यम से बताया गया है, प्रस्तुत होता है कि चलोगे ना, मतलब आपको आना ही है, आग्रह है। तुम भी जाओ ना, मतलब तुमको जाना ही है, ये भी आग्रह ही बताता है। तो इस प्रकार न के माध्यम से जो अव्यय का प्रयोग है वो अंत में मिलता है। अन्वय संबंधी नियम, अभी यहाँ पर अन्वय आपके दिमाग में प्रश्न होगा तो इसका उत्तर भी यहाँ पर मिल जाता है कि अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता, मतलब जिसके साथ मेल हो या अनुरूप हो उसको अन्वय कहा जाता है। जैसे वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। लड़का होगा तो उसके लिए लड़का, और लड़की होगी तो उसके लिए ई प्रत्यय होगा, लड़की। और वाक्य रचना में उसके जो क्रिया, कर्म आदि जो होते हैं वो पुल्लिंग लड़के के लिए आएंगे और स्त्री के लिए, लड़की के लिए स्त्रीलिंग वाले अव्यय जो हैं, प्रत्यय जो हैं, उसका प्रयोग होगा। अन्वय संबंधी नियम कुछ इस प्रकार है। उसमें पहला जो है, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। ध्यान से देख लेना, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं, मतलब उसमें विभक्ति भी होती है, तो क्रिया सदा मतलब हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में रहेगी। जैसे माँ ने लड़की को बुलाई, तो ये गलत हो जाएगा, तो सही वाक्य क्या होगा, तो माँ ने लड़की को बुलाया। माँ और लड़की दोनों स्त्रीलिंग है पर बहुवचन है, तो यहाँ पर कर्ता और कर्म, कर्ता जो है माँ, बुलाया जो है कर्म है उसके द्वारा, तो
यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन हो सकता है, बन जाता है। क्या आपने मीना को पहचानी? तो वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य गलत हो जाता है। सही वाक्य है क्या आपने मीना को पहचाना। आगे भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। देख लीजिए यहाँ पर भिन्न भिन्न लिंगों की, मतलब स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं इसमें अगर आती है तो इसमें जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग और एक वचन में ही होगी। जैसे राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, मतलब राम पुल्लिंग, लक्ष्मण पुल्लिंग और जानकी मतलब स्त्री वन में गए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं क्रिया के अंत में पुल्लिंग आ जाएगी। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राजा और रानी नगर में गए, मतलब राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग और नगर में गए, तो एक वचन पुल्लिंग यहाँ पर मिलता है। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते थे, तो यहाँ पर भालू, शेर और लोमड़ी, लोमड़ी जो है स्त्रीलिंग है, शेर पुल्लिंग है, भालू पुल्लिंग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के होने के कारण वाक्य के अंत में पुल्लिंग और एक वचन हमें प्राप्त होता है। उदाहरण, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होगी। मतलब तुम्हारा, उसमें लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, किसी के भी लिए हम ये वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, तो यहाँ पर लिंग कौन है, किसके लिए पूछा गया वाक्य, ये स्पष्ट पता नहीं चलता। तो इसके कारण वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी वो क्रिया पुल्लिंग में ही आएगी। चौथा नियम इसमें है, आदरार्थ एक वचनकर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। मतलब जिसके लिए हमें आदर, मान सम्मान देता है, ऐसे एक वचनकर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे गांधी जी महान नेता थे, तो यहाँ पर गांधी जी एक वचन है। जी के लिए, किसी के भी लिए अगर हमें आदर है करना है, मान देना है, तो जी नाम के पीछे लग जाएगा। तो गांधी जी महान नेता थे, मतलब एक वचन तो है, पर क्रिया जो है वो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगी, महान नेता थे। उसी तरह पांचवा उदाहरण देखिए, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। मतलब इन्हीं सभी शब्दों के साथ जो क्रिया होगी वो क्रिया बहुवचन में प्रयोग होगी। उसके बाद उदाहरण देख सकते हैं आप, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे, मतलब आंसू जो हैं उसकी आंखों से रुकते नहीं थे। तो यहाँ पर क्रिया जो है बहुवचन की हो जाती है। मेरे प्राण संकट में आ गए, तो यहाँ पर भी क्रिया बहुवचन में है। विवाह के शुभ समाचार मिले, तो समाचार मिले, मिला नहीं है, मिले, तो बहुवचन हो जाती है क्रिया। लोग तो बात बनाते रहते हैं, लोग तो बात बनाते रहते हैं, तो बनाते रहते तो बहुवचन हो जाता है। उसी प्रकार छठा उदाहरण देख सकते हैं, प्रत्येक यानी हर एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का अर्थ होता है जितने भी नाम हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, वो सब संज्ञाएं, नाम जितने भी हैं वो सब संज्ञा हैं। तो प्रत्येक या हर एक आदि शब्दों के साथ आने वाला संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे गलत उदाहरण यहाँ पर दिया है, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे,
तो यहाँ पर ये वाक्य गलत हो जाता है। क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, तो लड़के नहीं होगा, लड़का होगा। गलत वाक्य जो है, हर एक मजदूर अफसर से मिले, हर एक मजदूर अफसर से मिले। तो यहाँ पर मिले ले के ऊपर अनुस्वार है तो जो बहुवचन हो जाता है, और सही वाक्य में अनुस्वार नहीं लगाया है तो वो जो वाक्य रचना है वो वाक्य रचना एक वचन में ही रहती है। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, तो ये बहुवचन है। तुले हुए थे तो बहुवचन के लिए, अगर था होता तो एक वचन हो जाता। आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। उसी प्रकार 7वां नियम देख लीजिए, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का लिंग अगर स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होगा, और संज्ञा का लिंग पुल्लिंग है तो सर्वनाम पुल्लिंग हो जाएगा। उदाहरण देखिए, गलत उदाहरण, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो तुम्हारी स्कूल कहाँ है, उसकी जगह पर तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। ये मेरी कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल है, उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है, उनकी आवाज़ कोमल है। संज्ञा के लिए संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये व्याकरणिक टॉपिक जो है बाकी रखते हैं, अगले पीरियड में इसका बाकी का भाग पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।